नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मार्केट लाइव के अंदर आज हम खास तौर पर बात करेंगे एडिबल ऑयल पैक की, लेकिन इससे पहले कि हम एडिबल ऑयल पैक की बात करें, एक नजर आज के कारोबार पर, क्योंकि आज एग्री कंपोनेंट के अंदर हमने गिरावट देखी है। हफ्ते के कारोबार का आखिरी दिन, हफ्ते के कारोबार के आखिरी दिन यहां पर मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। आने वाले 3 दिनों में अभी कारोबार नहीं होगा। शनिवार, रविवार, सोमवार की छुट्टी रहेगी। उससे पहले क्या यह मुनाफा वसूली है या वाकई के अंदर में फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे? लॉकडाउन ईज हो रहा है। खुलता हुआ लॉकडाउन, पटरी पर लौटती हुई अर्थव्यवस्था क्या वाकई में मांग डिमांड को जनरेट कर पाने में कामयाब होगी? यह एक जानने वाली बात होगी। यहां पर बहुत से प्रैक्टिकल ऐसे कारण सामने निकल करके आए हैं जिससे आने वाले समय के अंदर डिमांड क्रिएट होगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वो क्या प्रश्न चिन्ह है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त कैस्टर सीड की अगर हम बात करें तो कैस्टर सीड यहां पर मुनाफा वसूली है, 22 रुपए की गिरावट है, 3,524 रुपए के ऊपर जून का वायदा कारोबार कर रहा है। हाजिर बाजारों के अंदर डिमांड जैसा सभी जानते हैं नदारद है। हाजिर बाजारों में बहुत खास डिमांड नहीं है। वहीं चने के अंदर में हमने आज मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर में एक मुनाफा वसूली जरूर देखी, लेकिन बाजार रिकवर कर गए, निचले स्तरों पर खरीदारी लौटते हुए दिखाई दी। चने के अंदर खास तौर के ऊपर और जो पल्सिस कंपोनेंट है वहां पर हमने एक डिमांड को जनरेट होते हुए देखा। डिमांड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आने वाले बदलाव, एपीएमसी एक्ट के अंदर होने वाले बदलावों को लेकर के जो यहां पर बाजार का सेंटीमेंट बदला है उसके चलते दिखाई दी है। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी खरीदारी अभी फिलहाल देखने को नहीं मिली है। बाजार अभी भी इसको समझने की कोशिश कर रहा है कि एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के अंदर में किस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट बाजार के अंदर देखने को मिलेगा, सरकार की इंटरफियरेंस एसेंशियल कमोडिटीज के बीच के अंदर में कितनी कम होगी या बढ़ेगी, उस सारी चीजों का आकलन कहीं ना कहीं ट्रेडर एक बार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी उसने अपने आप को रोका हुआ है कि जब तक बाजार संभलेंगे, जब तक लॉकडाउन की स्थितियां स्पष्ट तौर के ऊपर उभर करके सामने आएंगी और उसके बाद बाजारों के अंदर किस तरीके का कारोबार होगा, बाजारों की दशाएं और दिशाएं कैसी होंगी, उसके बाद शायद हो सकता है कि इसके अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी लौटते हुए दिखाई दे। लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि यह शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दालों के अंदर, चने के अंदर खरीदारी करके चला जाया जा सकता है। वहीं बात अगर हम करें एडिबल ऑयल कंपोनेंट की, एडिबल ऑयल कंपोनेंट हमने हाल फिलहाल के अंदर इसके अंदर एक रिकवरी आते हुए देखी, बढ़त दिखाई दी, डोमेस्टिक डिमांड यहां पर जनरेट होते हुए देखने को मिली। लेकिन फैक्ट्रियों के पास अब माल नहीं है और कब तक उसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, कब तक सप्लाई यहां पर ठीक ठाक होगी, और क्या प्रवासी मजदूरों का पलायन करना एडिबल ऑयल की डिमांड को कम करेगा, खाद्य पदार्थों की डिमांड को कम करेगा, इस पर हम जान लेते हैं। और साथ ही साथ एडिबल ऑयल का भविष्य क्या है जान लेते हैं मिस्टर बीवी मेहता साहब से, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सी के। वो अभी चंद मिनटों में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि एडिबल ऑयल पैक का इंपैक्ट बाजारों के अंदर क्या दिखाई देगा। यहां पर फंडामेंटल के तौर के ऊपर एक बात समझने की है। एक आंकड़ा निकल करके आया है जिस पर शायद किसी की नजर नहीं गई और जिसको अभी तक जिसका आंकलन नहीं किया गया है, इसको समझने की जरूरत है। 4 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो मेट्रो सिटीज के अंदर और टियर 2 सिटीज के अंदर काम कर रहे थे, अब वो अपने घरों की तरफ वापस पलायन कर रहे हैं। ये वो नंबर है जो स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई देता है और पिछले 1 महीने से लगातार इन प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है अपने घरों की तरफ, वो लगातार बदस्तूर जारी है। अब ये 2 चीजों के ऊपर खास तौर के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। अब किसके ऊपर ज्यादा डालेगा, यह भी एक विश्लेषण का एक मुद्दा है। पहला इंपैक्ट फैक्ट्रियों में काम करने वाले यही प्रवासी मजदूर हैं जो अब घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? जो ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज हैं वहां पर, जहां पर लेबर कम
यूज होती है, वहां तो चलो समस्या का निदान है, लेकिन डिमांड, ये जो 4 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर इन मेट्रो सिटीज के अंदर रह रहे थे, इन शहरों के अंदर रह रहे थे, उनका जो गुजर बसर होता था, रोजमर्रा की जो चीजें थी खाने पीने की, उसकी इनकी डिमांड लगातार बनी हुई थी। इनको घर चलाने के लिए तेल भी चाहिए होता था खाने का, इनको घर चलाने के लिए एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी चाहिए होते थे, एडिबल कंपोनेंट की इनको ज़रूरत होती थी, खाना खाना होता था तो अन्न भी चाहिए था, आटा भी चाहिए था, दालें भी चाहिए थी। लेकिन अब जब ये 4 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपने घरों में पलायन कर रहे हैं, गांवों की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां पर इनके खर्चे बहुत सीमित होंगे, क्या वाकई में इन एडिबल ऑयल पैक्स की और जो खाद्य पदार्थ है उनकी डिमांड बनी रहेगी? ये एक सवाल है। चूंकि बहुत से जानकारों का ये मानना है कि जी भाई अपने गांव में जाएंगे तो खाएंगे तो सही ना, वहां भी उन्हें खाना तो खाना ही है, वहां भी दाल तो चाहिए, वहां भी उनको खाना बनाने के लिए खाद्य तेल तो चाहिए। लेकिन अगर हम स्वाभाविक तौर के ऊपर देखें और प्रैक्टिकली देखें तो वहां पर उनकी जो कंजम्पशन है वो करीब करीब 60 से 70% तक कम हो जाएगी। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है, अमूमन ये देखा जाता है, और आज की तारीख में भी जो लोग गांवों में निवास करते हैं उनके जो संसाधन हैं और जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी सीमित हैं। उनकी जो कंजम्पशन है, जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो डिफरेंट हैं बनस्पत शहर के। जो लागत खाद्य तेलों की, खाद्य पदार्थों की हम शहरी क्षेत्र के अंदर देखते हैं, उसका करीब केवल मात्र 10 से 15%, 20% ही मैक्सिमम, और जो बहुत ज्यादा लगाएं तो 25% ही ज्यादा से ज्यादा गांवों के अंदर उसकी कंजम्पशन होती है। तो इस बात को समझना होगा कि जो लोग यहां से पलायन करके अपने गांवों की तरफ रुख कर रहे हैं, उनकी जो कंजम्पशन होगी वो वहां जाकर के सीमित हो जाएगी और 20 से 25% रह जाएगी। तो क्या इससे एडिबल ऑयल क्षेत्र के अंदर, खाद्य पदार्थ क्षेत्र के अंदर डिमांड जनरेट होने के बजाय क्या हम ये माने कि डिमांड कम होगी? क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बेरोजगारी। इस लॉकडाउन के चलते हुए बहुत से लोगों के रोजगार छिन गए। अब वो रोजगार छिनने के चलते और बहुत से लोगों की जो सैलरीज हैं उसके ऊपर भी कट देखने को मिला, कॉस्ट कटिंग कंपनीज की तरफ से देखने को मिली। तो उसके चलते हुए जो कर्मचारी वर्ग है, उनके जो संसाधन थे, उनके जो खर्च करने की जो कैपेसिटी थी, वो भी तो कम होगी। तो जब वो कम होगी तो निश्चित तौर के ऊपर डिमांड बहुत सीमित मात्रा के अंदर निकलेगी। तो जहां पर यह अज्यूम किया जा रहा था कि खाद्य पदार्थों की एक किल्लत पैदा हो सकती है, बाजार के अंदर डिमांड जो है वो एकदम से बढ़कर के आ सकती है, सप्लाई चेन टूट सकती है, शायद ये मिथक साबित हो सकते हैं। नतीजे बिल्कुल इसके विपरीत आ सकते हैं। इस बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है कि ये जो लोग एक जगह से अब अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ से, अभी तक तो डिमांड जनरेटेड थी, अभी तक डिमांड बनी हुई थी, लेकिन जब ये अपने घरों में पहुंचेंगे तो वहां पर जा करके ये कहीं ना कहीं अपने सीमित संसाधनों के बीच में गुजर बसर करने की कोशिश करेंगे, और इनके खर्चे बहुत सीमित होते हैं, ये सब जानते हैं। तो फिर इन चीजों की डिमांड निकलेगी कहां से? क्या यह माना जाए कि खाद्य तेलों की डिमांड इनके चलते हुए करीब, ये जो फिगर निकल करके आ रही है, जो मार्केट टाइम्स टीवी एनालाइज कर रहा है, करीब 10 से 15 करोड़ लोग
अपने इन संसाधनों के अंदर में कटौती करने वाले हैं। तो जब वो कटौती करेंगे, हालांकि 130 करोड़ लोगों का ये देश है, ठीक है, और बहुत से उन सबने कटौती करनी कहीं ना कहीं शुरू कर दी है, वो दिख भी रहा है पिछले 1.5-2 महीने में। लेकिन ये जो एड ऑन होगी फिगर, तो ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम की तरफ इशारा करती है, बढ़त की तरफ इशारा नहीं करती है। तो मार्केट टाइम्स टीवी की एनालिटिकल रिपोर्ट ये कहती है कि करीब करीब 20% तक डिमांड के अंदर हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड के अंदर में कमी देखने को मिले, उसकी कंजम्पशन के अंदर कमी देखने को मिले। बाहर का खाना, चूंकि सभी जान रहे हैं कि बाहर हो सकता है कि जो ईटिंग हैबिट्स बाहर की थी, बाहर खाना खाने की, उसके अंदर कर्ब आएगा। वहां पर जो लागत चीनी की देखने को मिलती थी, दूध की देखने को मिलती थी, अन्य पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की देखने को मिलती थी, वो अब कम होगी। होटलों को सप्लाई होने वाला जो खाद्य पदार्थ मटेरियल था, उसके अंदर हम कमी देखेंगे। तो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, मैरिज पैलेस और जो फंक्शंस के बीच के अंदर इनकी जो कंजम्पशन हुआ करती थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डंट लगेगा। तो वहां पर डिमांड जो है वो कमजोर होगी। वहां पर जो बल्क सप्लाई जाती थी, बल्क कंजम्पशन होती थी, वो बल्क कंजम्पशन अब देखने को नहीं मिलेगी। खास तौर के ऊपर अगले 3 महीने से लेकर के और 6 महीने तक तो यह सिनेरियो दिखाई नहीं देता है। तो जब अगले 3 महीने से 6 महीने तक डिमांड किसी भी क्षेत्र से निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो खुद की कंजम्पशन हो, घरेलू कंजम्पशन हो, रेस्टोरेंट्स की कंजम्पशन हो, पार्टीज की कंजम्पशन हो, तो वहां पर हम एक बड़ी कमी देखेंगे, जिसके चलते हुए ये एक डिमांड के अंदर बड़ी कमी आ सकती है। इसी बात के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के मिस्टर बीवी मेहता साहब। मेहता जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। हाँ जी, नमस्ते सर। मेहता जी, आप बड़े क्रिटिकल जोन के अंदर हैं, मुंबई के अंदर हैं, सब खैरियत है, सब सेफ है? घर पे बैठे चले खैरियत है। वहाँ की तो बम्बई has become the New York of India। 25,000 केस हो गए बम्बई में जी। ऑल इंडिया का 20% खाली बम्बई में है। हाँ तो मुश्किल ही तो है, और क्या करें, अभी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं उसने बांध दिया है। और इसी में हम लोग एक और भी चीज़ का एनालाइज कर रहे थे मेहता जी, क्योंकि एक तरफ इंडस्ट्री ये मान रही है कि जैसे जैसे चीज़ें ईज हो रही हैं, लॉकडाउन खुलेगा, इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं वो वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर आनी शुरू हो गई हैं, तो इससे जो फूड सेक्टर है उसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। उसको देख करके लोगों ने एज्यूम करना शुरू किया है कि एग्री कंपोनेंट के बीच के अंदर, चाहे वो खाद्य तेल है या फिर दूसरी खाने पीने की चीज़ें हैं, एग्री कंपोनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 20 से 25% की एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आपका इसके ऊपर पहला रिएक्शन चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये जो परिस्थितियां इस वक्त हैं? जो आपका लास्ट से पता है, मैं तेजी नहीं देख रहा हूँ। सिंपल रीजन है, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन इंडिया का नॉर्मली 230 लाख टन, मतलब 20 लाख टन पर मंथ है। लास्ट 2 महीने में जो कंजम्पशन कोविड की वजह से सारे होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, मैरिज सारे बंद है, तो कम से कम 25% कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि 20 लाख की जगह अभी 14-15 लाख की डिमांड रही है। और जैसे कोविड 2 महीने हो, अगले 3 महीने भी उनकी डिमांड की पे जो अपनी आदत बदली हुई है, होटल की बंद हो जाएगी, आप होटल में कम जाएंगे, होटल खुलेगा तो भी आप इतने नहीं जाएंगे, थिएटर में आप नहीं जाएंगे। तो उसकी वजह से मेरे ऐसा नहीं रहा कि सडनली डिमांड राइज होगी। वो अभी 20 लाख की पहले जो डिमांड थी वो आने में 3-4-6 महीने लग जाएगा, अगर कोविड ठंडा हो गया, अगर ये हो गया तो। नहीं तो अगले 3 महीने में भी डिमांड कम ही रहेगी, क्योंकि लोग घर पे ज्यादा खाना खाएंगे, बाहर नहीं खाएंगे। हाँ, वो एडिबल ऑयल के भी सही है, शुगर के लिए भी सही है। तो मेरा अनुमान है कि जो लास्ट ईयर हमने 230 लाख का नंबर था, ये साल कम से कम 215 लाख टन ही आएगा।
210 लाख, कम से 15 से 20 लाख टन का कंजम्पशन कम होगा। तो ये 2 महीने में, हर महीने में 5 लाख टन कम हो गया। और अगले 3 महीने में चाहे थोड़ा बहुत खोले फिर भी 2-3 लाख का कम होगा, तो और 10 लाख चला जाएगा, तो 20 लाख टन का कंजम्पशन कम होगा। वही सिचुएशन है शुगर में भी, वही सिचुएशन है। मैं मेरे दोस्त जो शुगर में उसको कुछ बात करता हूँ तो भी बोलता है कि भाई शुगर की भी डिमांड कम होगी। तो और तेजी की जो बात है, मैं तेजी इसके लिए मना कर रहा हूँ। एडिबल ऑयल की मैं बात करूँ, एडिबल ऑयल का जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है, अभी पाम का जो प्रोडक्शन है हाई साइकिल में जा रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दूसरा, पाम ऑयल या तो सोयाबीन ऑयल या तो रैपसीड ऑयल जो बायोडीजल में यूज होता था, सबसे 45 मिलियन टन बायोडीजल में एडिबल ऑयल जा रहा था, तो हो सकता है कि 5 से 7 मिलियन तक कम जाएगा, बायोडीजल कम बनेगा, जो ब्रांडेड वाला नहीं है, तो वो 5 से 7 मिलियन टन फूड मार्केट में आएगा। उसका मतलब फूड में आपकी एक डिमांड से सप्लाई पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और इसके लिए आज मलेशिया, इंडोनेशिया का आइवरी ऑयल के प्राइस देखिए 2000 के आसपास घूम रहा है, और फॉरकास्ट ये भी हो रहा है कि अगर 1800 तक नीचे जा सकता है। अगर वो गया तो अपने यहाँ में लोकल प्राइस और नीचे गिर सकती है। बिल्कुल चिंता का विषय ये, अगर पाम और उसकी सारी चीजें गिरेगी तो हमारे किसान भाई को नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ के लोकल तेल के भी दाम गिरेगी साथ में, क्योंकि आज हमारी 70% निर्भरता इंपोर्ट पे है। इंपोर्ट सस्ता होगा तो ये भी सस्ता हो जाएगा। तो तेजी की कोई गुंजाइश मेरे को तो लग नहीं रही भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल मेहता जी, जो आपने आंकलन किया और जो चीज आपने बताई, निश्चित तौर के ऊपर उसी के ऊपर हमारी भी निगाह है, और मार्केट टाइम्स टीवी भी उन्हीं जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर पे फोकस किए हुए है। चूंकि यहां पर दो बड़े आंकड़े दिखाई देते हैं, जैसा आपने कहा कि लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें अभी हम बड़ी तेजी के साथ बदलाव देख रहे हैं, और एटलीस्ट कम से कम 3-6 महीने तक लोग जो हैं वो घरों का खाना ही खाना पसंद करेंगे, वो रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे। पार्टीज के अंदर जो बल्क कंजम्पशन होती थी वो अभी बल्क कंजम्पशन देखने को नहीं मिलेगी। जो बड़े बड़े समारोह हुआ करते थे उसके बीच के अंदर जो बल्क कंजम्पशन देखने को मिलती थी वो अभी बल्क कंजम्पशन देखने को नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से जो खपत है उसके अंदर हम एक बड़ी गिरावट देखेंगे। दूसरा जो यहां पर एक एस्पेक्ट दिखाई देता है मेहता जी, जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि जो 4 करोड़ से ज्यादा लोग शहरों से निकल करके गांवों की तरफ वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्या जो वो यहां शहर में रह करके अपने खाने पीने की रोजमर्रा की चीजों के ऊपर खर्च करते थे, अब ऐसा माना जा रहा है कि वो वहां पर जाकर के उनका जो खर्चा है घर पे वो करीब करीब 20% ही रह जाएगा। तो क्या ये माने कि वहां से भी एक चोट जो है वो और लग सकती है, वहां से जो कंजम्पशन निकल करके आती थी इन 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों की वो भी खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर भी चोट लगेगी, और डिमांड जो है और कम होने की संभावना है। आमदनी नहीं है तो खर्चा कैसे करेंगे? हाँ। यहाँ से सारे मजदूर चले तो यूपी बिहार सब जगह पे चले गए। हाँ। वहाँ आमदनी नहीं है, 3-4 महीने कैसे गुजारेंगे? बिल्कुल। अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो सब खाने की चीजों में कटौती आएगी। आप जो बोल रहे सही है, तो वहाँ से भी जो डिमांड है कम आएगी। जब वो 100 रुपया कमाता था तो 20 रुपया खाने के लिए खर्च करता था। हाँ। 100 रुपया फिर जेब में नहीं आने वाला हर दिन, तो उसमें कटौती आएगी। जो आप बोल रहे हैं सही है, वो भी एक फैक्टर है। तो ओवरऑल डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी हो रहा है। हाँ। और उसके वजह से लगता है कि अपना इंपोर्ट भी कम होगा। जो ये लास्ट ईयर हमने अबाउट 149 लाख टन अपने इंपोर्ट किया था। हाँ। ये साल का मेरा अनुमान है कि कम से कम 20 लाख तक इंपोर्ट कम होगा। आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर 130 या 135 लाख भी इंपोर्ट हो। यानी आपका मानना यह है कि 1 लाख डिमांड कम है तो इंपोर्ट भी कम ही होगा। अगले 2 महीने में देखा है कि 30% इंपोर्ट कम हो रहा है। हाँ। तो वो भी कम होगा। वो जो आप बता रहे सही है कि भाई डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है हर जगह पे, चाहे शहर है या तो गाँव है। तो आपकी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री ने सरकार के आगे ये समस्याएं रखी हैं और कुछ डिमांड्स भी की हैं क्या सरकार से? ये समस्या मैं नहीं देख रहा हूँ। इंपोर्ट कम आएगा,
हमारा जो रिफाइनिंग ठीक चल रही है, लोकल ऑयल मिलें भी ठीक चल रही है, तो ऐसे कमोडिटी तो कोई समस्या नहीं है। हाँ। और हम तो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि सप्लाई चेन ठीक रहे ताकि किसी को शॉर्टेज नहीं हो कहाँ भी। हाँ। और गवर्नमेंट भी काफी चिंतित है, इसके लिए तो हमने जो जो सुझाव दिए थे गवर्नमेंट को, जैसे कि भाई किसान को अपना माल डायरेक्टली फैक्ट्री को बेच सकते हैं, मंडी में जाना जरूरत वो कर दिया। स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर हमने बड़ा किया था, स्टोरेज क्यों रखते हैं, यदि सरप्लस है तो भी गवर्नमेंट ने स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर ऐसे कॉम्पिटिटिव एक्ट निकाल ही दिया। तो और जो जो सुझाव हम आजकल दे रहे हैं गवर्नमेंट को, काफी एक्टिव है, उसके ध्यान देते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। आज बस से जैसे तरह अभी गवर्नमेंट चल रही है, ऐसी तरह अगर गवर्नमेंट चले तो 2 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी हेल्पफुल रहा है। तो जो सरकार ने अभी हाल फिलहाल के अंदर काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा है कि जो एसएमई सेक्टर है उसको काफी बड़ी रियायत दी है और साथ में 3 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज दिया है उसको एडिबल ऑयल इंडस्ट्री किस नजर से देखती है। एक, एग्रीकल्चर के अंदर में काफी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। 2, और तीसरा महत्वपूर्ण जो यहाँ पर एस्पेक्ट दिखाई देता है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने बड़ा फोकस किया है लोकल वोकल करने का। जो ये स्लोगन है ये आपको एडिबल ऑयल पैक के मामले में लिहाज में कहां पर फिट बैठता है? क्या लगता है कि अगर इन सारी चीजों को यहां पर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के बीच के अंदर पर्टिकुलरली झोंक दिया जाए तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स और काफी अच्छा बिजनेस यहां से निकलेगा? 2-3 चीज अच्छी थी। हाँ, कि भाई गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा दे रहा है एमएसपी से खरीद करने के लिए, तो ये किसान को एश्योरेंस मिल जाएगा कि मैं जो पैदा करूंगा वो गवर्नमेंट ले लेगी एमएसपी पे, वो हाँ। अच्छा है। और दूसरा भी जो ओवरऑल पैकेज है एडिबल ऑयल के, ऑयल फीड के लिए, ओवरऑल एग्रीकल्चर उसके रिवाइवल का है। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि एग्रीकल्चर पूरा फोकस दे जाए। आत्मनिर्भरता पहली दफा गवर्नमेंट सोच रही है। बाकी जहाँ तक एडिबल ऑयल का सवाल है, हम थोड़े निराश हुए हैं। हाँ। 2 साल से हम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल की बात करें, पूरा ड्राफ्ट तैयार है और क्यों अनाउंस नहीं किया। आपने मत्स्य उद्योग के लिए किया, मधुमक्खी के लिए किया, तो एक जो ड्राफ्ट पूरा मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने भी अप्रूव कर दिया था। तो देवड़े अनाउंस के 5,000 करोड़ रुपये हर साल देंगे एडिबल ऑयल सीड के लिए। आज हमारी निर्भरता आपने 30% खुद का है, 30% इम्पोर्ट पे है। तो ऑयल सीड का फोकस है। लास्ट ईयर भी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बताया था बजट में, ये साल भी बताया। प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहा है कि भाई ऑयल सीड में आत्मनिर्भरता चाहिए 10 साल में। तो अगर वो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें साथ में जब इतना बड़ा पैकेज दिया अरबों रुपए का, तो उसमें ऑयल सीड का भी बात करते थे, क्योंकि यही एक आइटम एग्रीकल्चर है, वहाँ इतना डिपेंडेंस है। बाकी जो सरप्लस है, ऑयल सीड में भी सरप्लस होंगे, शुगर में सरप्लस है, व्हीट में है, राइस में है। एक ऑयल सीड में आत्मनिर्भरता चाहिए, तो उसके लिए क्यों पैसा नहीं दिया? हाँ। और आज गवर्नमेंट को इम्पोर्ट ड्यूटी के द्वारा 30,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं साल में। हाँ। तो क्या 5,000 करोड़ रुपया ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए नहीं दे सकते थे क्या? बिल्कुल। तो हम थोड़ा उसे निराश हुए। हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है कि भाई दिस वॉज द राइट टाइम कि आपने ऑयल सीड का मिशन अनाउंस करके 5,000 करोड़ रुपया देना जरूरी था। हाँ। आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हाँ। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वेज, एश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर, डेवलपमेंट ऑफ द हाई क्वालिटी हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स। हाँ। और जैसे काफी जो एरिया हमने पूरा एक एक्शन प्लान बना के किया हुआ था, हम चाहते थे। और जैसे आज नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज है, राइस ब्रान है, आज हम 10 लाख टन पैदा करते हैं, उसका पोटेंशियल 18 लाख का है, तो बाकी क्यों 5 लाख एडिशनल नहीं बनाया उसमें से? हाँ। ऐसा ही है कॉटन सीड है, कॉटन सीड का पोटेंशियल कम से 17-18 लाख है, आज 12 लाख बनता है, उससे भी 4-5 लाख और बन सकता है। माइनर और 3 एंड फॉल्ट ऑरिजिन है, जैसे साल मैंगो धूपा, उसमें भी अभी खाली 25-50 हजार टन बन रहा है। कम से कम उसमें 2-3 लाख टन तेल बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल में था। हाँ। और सबसे ज्यादा पाम ऑयल का ऑयल पाम था। 30 साल से हम ऑयल पाम की बात कर रहे हैं। 30 लाख हेक्टर आइडेंटिफाइड किया है कि ऑयल पाम। और क्या किया?
अभी तक 30 साल में 3 लाख हेक्टेयर भी पहुंचा है। हाँ। हमने सुझाव दिया था कि बिजनेस टारगेट हर साल 1 लाख हेक्टेयर बढ़ा के अगले 5 साल में 3 लाख से 8 लाख पहुंच जाए। ओके। 1 हेक्टेयर में आपको 4 टन तेल मिलता है। इसका मतलब अगर आपका जिस दिन आपका 8 लाख हेक्टेयर मैच्योर हो गया, आपको 30 लाख टन तेल डोमेस्टिक पाम मिल सकता है। वहाँ फोकस करना जरूरत है। वो बात में साफ गवर्नमेंट चुप रही है। हमने बताया गवर्नमेंट को, तो हमारी बात डेली बात होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी ज्वाइंट के साथ में, तो पता है हमारा कि भी यही करना जरूरी था और क्यों छुप गया भगवान जाने। तो अभी आप ठीक है, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर सेगमेंट को मिला, एडिबल ऑयल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा पिछड़ गया इस रेस के अंदर। लेकिन अगर मैं बीइंग एसोसिएशन सी की बात करूं, और जिस तरीके से अब रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि किसान जो हैं वो अब अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेच सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य को भी बेच सकता है, में भी बेच सकता है, फैक्ट्री को भी डायरेक्टली बेच सकता है। उसका कितना बड़ा फायदा आप एडिबल ऑयल पैक के अंदर देखते हैं। तिलहन फैक्ट्रियों को कितना फायदा इस मुहिम से या इस बात से हो सकता है? फायदा देखिए, हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि आप मंडी निकाल दीजिए। हाँ। यह भी जरूरी है, पर साथ में डायरेक्ट सेल। तो अभी किसान को चॉइस मिला है कि भाई मैं डायरेक्ट फैक्ट्री जाके अपना माल बेचूं या मैं मंडी में लेके जाऊं। और किसान जितना स्मार्ट है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबको हाँ। मालूम है सुबह में क्या रेट चलता है, कहाँ चल रहा है। हाँ। दूसरा, अभी क्या होता है, वो किसान पहले अपना माल मंडी में लेकर जाता है, मंडी में खोल के दिखाता है, फिर पैकिंग होता है, फिर वो आड़त के अपने पास रखता है, आड़त का कमीशन एजेंट, फिर वो कमीशन एजेंट इसमें फैक्ट्री को बेच जी। मिला के सबसे 7 से 8% खर्चा हो जाता है। हाँ। 7 से 8% समझ लीजिए। अभी जब ये किसान डायरेक्ट फैक्ट्री पे जाएगा तो अपने गांव के नजदीक वाली फैक्ट्री में पहुंचेगा, अपना ट्रैक्टर जहाँ पे लेके वहाँ तोड़ के वहाँ पैसा मिल जाएगा। तो एक ही ट्रांजेक्शन हुआ उसमें, तो उसका पैसा कहाँ बच गया? मंडी टैक्स बचा, ट्रांसपोर्ट में जो डबल ट्रांसपोर्ट वो बचा, और कमीशन एजेंट का पैसा बचा। तो उनको भी 2 पैसा ज्यादा मिलेगा और इंडस्ट्री को 2 पैसा सस्ता मिलेगा। बिल्कुल, दोनों को फायदा है। इधर विन विन सिचुएशन, इंडस्ट्री को माल अपने घर पे मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा और थोड़ा सस्ता भी मिलेगा। साथ में किसान को 2 पैसा ज्यादा भी मिलेगा और इमीडिएटली पैसा भी मिल जाएगा। और साथ में मंडियाँ खुली है तो एक कॉम्पिटिशन भी रहेगी कि भाई अगर कोई व्यापारी, कोई इंडस्ट्री ठीक पैसा नहीं दे रहा तो दूसरी जगह चला जाएगा या तो मंडी में चला जाएगा। बिल्कुल। तो कंपटीशन है, इसलिए सुधारा होगा ही। दोनों को एक उसमें टो पे रहना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ इतना पैसा ले दूँ। तो डेफिनेटली ये जो एक बड़ा प्रोग्रेसिव चेंजेस है मंडी और ये जो खोल दिया है, बड़ा एप्रिशिएट। हमने तो सेक्रेटरी साहब को भी लिखा था कि साहब ये हम जो 10 साल से मांग रहे थे आपने करके दिखाया, थैंक टू यू एंड थैंक टू कोविड। तो ये वजह से इतना फास्ट डिसीजन, ये लंबे समय की जो एक लड़ाई थी वो कोविड ने आकर के आपकी सॉल्व की है। कहीं ना कहीं एक नुकसान जरूर देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी लेकर के आया, अपॉर्चुनिटीज भी इसने दी हैं। और हमारी गवर्नमेंट क्या है, हमारे ब्यूरोक्रेट जो भी प्रेशर में आते हैं तभी सही काम करते हैं। हाँ, तो अभी अगर कम शब्दों में इसको समझा जाए तो आपको अब क्या लगता है कि ये जो कोविड-19 की जो ये वेव है, ये इकोनॉमी जब धीरे धीरे पटरी के ऊपर आएगी तो एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? नहीं, एक तो चैलेंजेस तो है ही, आगे डिमांड थोड़ी कम रहेगी। हाँ, वो एक बड़ी चैलेंज है कि डिमांड कैसे वापस हम जो पुराने थे उसमें कैसे लेके, जब भी सारे फैक्ट्री चालू लगेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही। हाँ, तो एक वो चैलेंज। दूसरा, एक जो बदलाव आएगा, पहले ज्यादा खोरे का होटल रेस्टोरेंट कैंटीन में जा रहा था, उसकी जगह भी होम कंजप्शन बढ़ेगा, होम कंजप्शन। और तीसरा, जो लूज ऑयल बेचा जा रहा था उसकी जगह पैक ऑयल में भी जाना तो ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आज हाउस वाइफ ऑलवेज प्रेफर है पैक ऑयल ही करेगी, ब्रांडेड ही लेगी, वो लूज ऑयल नहीं लेगी। अपने यहाँ लूज ऑयल का काफी यूज हो रहा था तो कम हो जाएगा।
वो कम हो जाएगा। और इनको भी बदलाव करना पड़ेगा। और होटल रिसोर्ट कैंटीन में भी डिमांड उसकी कम होगी अगले 6 महीने में। हाँ, और ट्रेड का प्रारूप भी बदलेगा क्या? हाँ जी, ट्रेड का जो फंडामेंटल रूल था पहले, क्या उसमें भी कोई बदलाव देख रहे हैं? ट्रेड करने की प्रक्रिया में भी बदलाव आएगा विद टाइम। हाँ। कि भाई आज पैकेजिंग मटेरियल पैकेजिंग की चाहिए सबको, तो आपको पैक करके देना पड़ेगा। पैक करके लूज देना अभी पड़ेगा। कब हो गई, गाँव में भी लूज नहीं मांगते, वो भी पैक मांग रहे हैं। जी। तो धीरे धीरे और और जब पैक होता है तो आपकी रिसोर्स बढ़ जाती है इंडस्ट्री की। आपका नाम है, शिकायत सब है। अगर गंदा माल निकला उसमें तो आपको आपके पास कार्यवाही हो सकती है। हाँ। लूज में तो कोई जवाबदारी नहीं थी, जिम्मेदारी किसी की भी नहीं थी। हाँ। तो एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगा इससे। एक मेरा लास्ट और महत्वपूर्ण सवाल मेहता जी, क्या आपको लगता है कि खाद्य तेलों में भी कभी जीरो और जीरो के नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। अभी हाल फिलहाल के अंदर कच्चे तेल के अंदर हमने शून्य के नीचे के भाव देखे, माइनस के शून्य के नीचे का भाव का मतलब क्या है? माइनस में $37 का भाव हमने कच्चे तेल में देखा। तो क्या मेरा आपका क्वेश्चन समझ नहीं रह रहा है अभी तक मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक मेहता जी हम ये देखते आए थे और हमने यही देखा और सुना भी और पढ़ा भी कि कभी भी किसी भी कमोडिटी का भाव जो है वो जीरो नहीं हो सकता और जीरो के नीचे यानी माइनस के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन आपका पहला तो क्वेश्चन है हाँ, आज जो भाव है वो सही भाव है या तो इससे नीचे जा सकता है या तो इससे ऊपर जा सकता है। क्या मुफ्त तो नहीं है? जीरो का मतलब मुफ्त हो गया। अगर आज मेरा राइस से एग्जाम्पल राइस पर 90 रुपये में जा रहा है, हाँ, अगर वो 90 का 80 हो सकता है, 90 का 100 हो सकता है, पर 90 का 50 नहीं हो सकता है। अब यही सवाल है मेरा कि क्या वो 90 से जीरो पर भी आ सकता है? क्या जीरो हो ही नहीं सकता। सवाल क्योंकि मुफ्त में थोड़ा कुछ दे सकता है सर जी। जीरो मेरा कहना है कि जी भाव अभी जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई पोजीशन है उसका मतलब यही है कि जो आजकल दाम चल रहा है उससे भी और नीचे जा सकता है। हाँ, 5% 10% और नीचे जा सकता है, वो हो सकता है। जीरो का मतलब मुफ्त तो नहीं कुछ भेजेगा ना, कोई कौन करे? जीरो चैरिटी इंस्टीट्यूट तो नहीं करते, जैसे हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में, वो एक अलग चीज है। जो बेचारे मजदूर के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर एक्टिविटी। हाँ, बाकी कोई कंपनियां थोड़ा, पर एक है जरूर भाव में, ये भाव जो अभी है उसमें भी थोड़ा नीचे की तरफ जाने की संभावना है क्योंकि सप्लाई वर्ल्ड वाइड सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। कितने फीसद का हम करेक्शन माने चालू स्तरों से? कितनी गिरावट एक्सपेक्ट की जा सकती है चालू स्तरों से? मैं तो ऐसा लगता है ऐसे ही नीचे है अभी जो भाव चल रहा है, नीचे ही है। 5-7% और भी नीचे जा सकता है। अच्छा, यानी 10% तक माने कि 10% तक और करेक्शन आ सकती है। वहाँ मलेशिया का भी परसों का एक रिपोर्ट था। हाँ, मलेशिया का भी 1800 रिंगिट तक नीचे जा सकता है, जो अभी 2000 के करीब है। और 10% पाम नीचे जाएगा। अगर पाम नीचे जाएगा तो बाकी का तेलों भी साथ में नीचे जाएगा क्योंकि सारे तेल दे मूव इन टेंडम। हाँ, तो सारे तेल ऊपर नीचे साथ में चलता है। एक अपना गैप रख के चलता है कि नीचे सबसे नीचे पाम है, उसमें कॉटन सीड है, उसके बाद जो ऊपर सोया है, उसके बाद जो ऊपर राइस वन सनफ्लावर, ऊपर ग्राउंड आउट ऑफ सीसम है। एंड दे मूव इन टेंडम। अगर नीचे से नीचे गया तो ऊपर वाला भी नीचे आएगा साथ में। बिल्कुल अलग राह नहीं ले सकते हैं क्योंकि आज तेल सब्स्टिट्यूएबल है। बिल्कुल, इसके लिए अगर ज्यादा महंगा कोई भी तेल हो गया तो दूसरा तेल, जैसे आज पाम महंगा हुआ तो सोया में लोग चले जाएंगे। हाँ, सोया महंगा होगा तो कॉटन सीड ऑयल में भी चले जा सकते हैं। वो होता ही है स्विच और खास करके होरेका ग्रुप जो होरेका है, हाँ, वो लोग तो देखते हैं कि सस्ता कौन सा तेल है। पाम सस्ता है, सोयाबीन सस्ता है, कौन सा तेल है वही लेंगे वो तो। हाँ, घर में आप फिक्स है, घर में आपका जो टेस्ट है वही टेस्ट लाएंगे। आपको मस्टर्ड चाहे तो मस्टर्ड ही लाएंगे, राइसवन चाहे तो राइसवन ऑयल लगे। मगर जो होटल रेस्टोरेंट कैंटीन वो तो देखेंगे कि सस्ता तेल कौन सा आ रहा है, पाम आ रहा है, कॉटन आ रहा है, सोया आ रहा है, वो यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट में। हाँ, यानी ओवरऑल अगले 3 से 6 महीने काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं, उसको बड़ा ध्यान से समझने और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। चूँकि जो एक्सपेक्टेशन है एग्री
प्रोड्यूस से कि इसके अंदर एक तम से 20 से 25% तक का जंप देखने को मिलेगा, शायद यह बहुत जल्दबाजी होगा। बहुत से एस्पेक्ट हैं जिस पर गौर करने की आवश्यकता है, डिबेटेबल इशू भी है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, स्वाभाविक तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो डिमांड नदारद होगी, डिमांड कमजोर होगी, डिमांड कमजोर होगी, खपत कमजोर होगी, तो निश्चित तौर के ऊपर प्राइसेस के ऊपर दबाव बना रहेगा और भाव नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि पीछे सप्लाई काफी अच्छी है। अभी भी जो प्रोडक्शन की जो फिगर्स हैं, काफी अच्छी प्रोडक्शन की फिगर्स हैं, सप्लाई काफी अच्छी है, पीछे माल काफी पड़ा हुआ है सप्लाई चेन के अंदर, लेकिन उस अवधि के अंदर डिमांड नहीं है। और इस समय पर जो करीब करीब प्रवासी जो मजदूर हैं, जिनकी कमाई 100 रुपये, जैसा कि बीबी मेहता साहब ने भी बताया कि कमाई पहले 100 होती थी तो वो 20 रुपये 25 रुपये उस पर खर्च भी कर लेता था, लेकिन अब जब कमाई ही नहीं रहेगी तो वो खर्च भी क्या करेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड के ऊपर असर दिखाएगा। तो ये जो सर्कल है, ये एडिबल ऑयल सेक्टर के अंदर फिसल सकता है, कमजोर रह सकता है। तो इस बात की तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। वक्त हो गया यहां पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कौन सी कमोडिटी हॉट कमोडिटी।